मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग के चैप्टर से दूसरे खंड के तहत पहला खंड मैं आपको वीडियो इससे पहले डाल चुका हूं, उसे पूरा सुन लेंगे तभी ये दूसरा खंड आप सुनेंगे तो आपको सर्वोत्तम फायदा मिलेगा। तो इस दूसरे खंड के तहत एक लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक ढंग से आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। एड्स किसको कहते हैं? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, ये कंपटीशन से लेकर के और आपको ऑब्जेक्टिव 12th में भी पूछता है, पूछेगा, आगे आने वाला है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। इसको हिंदी में यदि कहा जाए, इसे हिंदी में इसकी प्राय बोली नहीं जाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। एक्वायर्ड का अर्थ ये हुआ कि ये उपार्जित किया जाता है, ये बाहर से बुलाया जाता है। तो सर्वप्रथम इसके बारे में 1981 ईस्वी में पता लगा था, 1981 में। कब एड्स के बारे में पहली बार पता लगा था? याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1981 ईस्वी में। और ये किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से। याद रखना, नहीं तो अबे मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। ध्यान रखना, अरे मारता नहीं हूं मैं, हंसा करके पढ़ाता हूं। तो HIV वायरस होता है, इसको ह्यूमन इम्यून वायरस कहते हैं, इसका पूरा नाम। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसको भी याद रखना। अबे याद रखेगा कि नहीं, भूलेगा तो नहीं? वाह वाह वाह, बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छी बात है। उसका एलिशा टेस्ट उसको कहते हैं। एलिशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे ये होता है। अभी वर्तमान में ये 3 करोड़ से भी पूरे विश्व में अधिक लोगों को ये हो चुका है, इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये इसमें इसको कहते हैं कि ये पश्च विषाणु, ये वायरस पश्च विषाणु है। HIV वायरस पश्च विषाणु किसको कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। इसमें RNA को ढकने वाला एक आवरण होता है, तो ये आवरण के कारण इसको हम लोग रेट्रो वायरस भी कहते हैं। इसके लिए चिकित्सा प्रणाली अब आ चुकी है, लेकिन वो चिकित्सा इसको कंप्लीट रूट आउट नहीं करती है। एड्स से एक बार पीड़ित होने के बाद HIV पीड़ित होने वाला, उससे कंप्लीट क्योर तो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो दवा लेकर के, जिसको ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहते हैं, उसको लेकर के वो एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। वर्तमान में आपके पुस्तक में तो दिया हुआ है कि अवश्यंभावी मृत्यु को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि वो एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं। और ART पर उनको नित्य, उनकी दवा कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस उनको दवा होनी चाहिए। तो ये इसका है। इसके लिए सरकार ने 2004 से भारत सरकार ने ART सेंटर बनाया है, वहां जाकर के और हर व्यक्ति को मुफ्त में दवा दी जाती है, ये भी प्रावधान है। और कई अब तो भारत में इसकी काफी अच्छी सुविधाएं ये कर दी गई है, जिसके लिए एक नैको संस्थान है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको संस्था है, वो काफी अच्छी काम कर रही है। तो ये HIV। अब HIV और एड्स के बारे में जाना, कैंसर के बारे में जाने कि कैंसर ये भी एक गंभीर बीमारी है। कैंसर का नाम सुनते ही बहुत व्यक्ति तो मर जाते हैं, एक तरह से उनका जीते जिंदगी लगता है कि अब उनकी लाइफ समाप्त हो गई। तो ये कैंसर शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन की नियंत्रित और नियमित एक प्रणाली होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि सेल का डिवीजन, सेल का बढ़ना, ये रूल और रेगुलेशन के तहत शरीर उसको सेल्फ अच्छा रूल के तहत उसको ऑर्गेनाइज करता है। कैंसर कोशिका में क्या होता है कि इस रूल और रेगुलेशन को वो बिल्कुल नहीं मानता है, भंग कर देता है, और कैंसर कोशिका अनियंत्रित ढंग से सेल डिवीजन करने लगती है और कोशिका का भंडार खड़ा कर देती है। सेल में एक है कि यदि स्वस्थ सेल है तो वो अपने बगल वाले सेल को भी अनियंत्रित नहीं होने देती, उसको भी कंट्रोल कर देती, उसको भी रूल रेगुलेशन में ले आती है। लेकिन कैंसर कोशिका जब
फैलने लगती है तो उस स्थिति में वो सारे रूल रेगुलेशन को भंग कर देती है और तब कोशिका का भंडार खड़ा हो जाता है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। आपने सुना होगा ट्यूमर का नाम। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन जिसको सुदम कहते हैं, ये जहां तक रहता है वहीं तक स्थिर रहता है, ये नुकसानदायक नहीं रहता है। दूसरा है मेलिग्नेंट जो एक्सप्लोसिव ढंग से बड़ी तेजी से फैलता है, ये अपने बगल वाले क्षेत्र को भी बर्बाद कर देता है, उसको भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तो मेलिग्न जो होता है, जिसको हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, ये शरीर के दूसरे भाग तक फैलता है, बड़ी तेजी से फैलता है और ये पोषक तत्व सामान्य कोशिका से ही लेने लगता है, उससे प्रतिस्पर्धा करने लगता है, सामान्य कोशिका को भूखा मारने लगता है और अलग अलग जगह पर ट्यूमर बनाने लगता है। इसी फेज को मेटास्टोसिस फेज कहते हैं। इसी फेज को कौन सा फेज कहते हैं, याद रखना, मेटास्टोसिस, इस फेज को कहते हैं। कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, भौतिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण, और कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोप्सी टेस्ट ये सबसे पहले, एक और टेस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्तक विकृति टेस्ट, इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, या अस्थि मज्जा परीक्षण, बोन मैरो टेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। तो इन सब टेस्ट से पता कर लेते हैं। वैसे एड्स की भी बहुत सारी टेस्ट है, एलिसा टेस्ट है, P24 टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, कई सारी टेस्ट उसकी भी आ चुकी हैं। लेकिन इसके लिए टेस्ट आपका ये है। अब आंतरिक अंग में कैंसर के बारे में कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए कुछ मशीन सब आती है, जैसे एक सीटी स्कैन मशीन का आपने नाम सुना होगा। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये 3 डायमेंशन चित्र देता है और कहीं पर भी यदि शारीरिक व्याधि है तो उसके 3 डायमेंशन में वो डॉक्टर उसको पकड़ लेते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा MRI, इसको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। ये रिजोनेंस अनुनाद के सिद्धांत पर, चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर शरीर के किसी भाग से यदि अनुनाद होकर के लौटता है तो उससे डॉक्टर पकड़ लेते हैं यहां पर गलत है, यहां पर कुछ न कुछ ट्यूमर है, यहां पर कुछ न कुछ गतिविधियां शरीर की सही नहीं चल रही है। कैंसर का उपचार, तो कैंसर के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैंसर किस स्टेज में है। यदि पहला और दूसरा स्टेज में है तो अभी आधुनिक चिकित्सा के जगत में फर्स्ट स्टेज को तो वैसे ही माना जाता है जैसे कि कफ, बुखार, खांसी का इलाज होता है, लेकिन चौथे स्टेज में बचना मुश्किल हो जाता है। थर्ड स्टेज भी खतरनाक माना जाता है। दुर्भाग्य से अपने भारत में क्या है कि इसके बारे में जानकारी ही बहुत लेट से मिलती है, व्यक्ति को पता ही बहुत विलंब से होता है, और बिहार में तो व्यक्ति तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ में आते हैं, जिसके कारण बहुत व्यक्तियों का जान जाने का यह भी कारण है। इनके चिकित्सा के लिए शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षा चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन किया जाता है। एक और आपने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी, ये विभिन्न प्रकार के रसायन को शरीर में पहुंचाया जाता है, ये कैंसर के जर्म्स को मारते हैं। तो कीमोथेरेपी का कुछ साइड इफेक्ट भी है, बाल उड़ जाता है, बाल इस तरह का उड़ता है जैसे बाल हो गया, भौं हो गया, मूछ हो गया, दाढ़ी, ये सब, और पेट पर, पाचन शक्ति पर इसका खराब असर पड़ता है, इसके काफी साइड इफेक्ट हैं। विकिरण चिकित्सा में है कि जिस स्थान पर उस ट्यूमर को विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा उसको गलाना है, हटाना है, तो बड़ी बारीक ढंग से उसको किया जाता है ताकि अच्छे सेल उससे नुकसान ना हो, अच्छे सेल डैमेज ना हो, इसके लिए वो किया जाता है। इस तरह से वो आपको विकिरण चिकित्सा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उस पर ये एक अच्छे डॉक्टर के निर्देशन में ये होना चाहिए। अब अगला जो देखते हैं उसको है ड्रग और अल्कोहल, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला इसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। ये छात्रों को मैंने बतला दिया 12th में, कभी भी नशा मत करना, नशा छूना ही नहीं, नशा करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो अब इसमें आए कि आमतौर पर जिस ड्रग्स का, जिसका कुप्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, उसको हम ड्रग्स मिसयूज कहते हैं। इसमें आता है ओपियाइड्स,
उसके बाद कैनोबिनाइड्स और कोकीन भी जिसको कहते हैं, या कोका एल्केलाइड्स। अधिकांश ये पुष्प पादप से ऊपरी भाग से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवक से प्राप्त किए जाते हैं। ओपियाइड्स ड्रग्स को स्मैक भी कहते हैं। हेरोइन भी इसको समान, आपने फिल्म में कई बार विलेन और को देखिएगा जी, इसका काम भी करने लगते हैं, व्यापार भी करने लगते हैं। युवक को उनके कैरियर को बर्बाद करने में इसका उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम है डाइएसिटिल मॉर्फिन। याद रखना, स्मैक हीरोइन का रासायनिक नाम डाइएसिटिल मॉर्फिन है, जो कि एक सफेद, तीखा, गंधहीन, रवेदार डस्ट टाइप का यौगिक होता है, और जिसको सूंघ करके तेजी से इसको नाक के द्वारा खींचा जाता है। तो ये कभी भी भूल से भी इसको कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करे, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये मैं पहले ही आपको खतरा से आगाह कर देता हूं। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, जो कि पोस्त का पौधा होता है। अफगानिस्तान में आतंकवादी सब कुछ उस साइड में इसकी खेती भी करते हैं, तो पोस्त से पैदा होता है। इस पौधा को पेपेवर सोमनिफेरम नाम से भी जानते हैं। इसके लेटेक्स होता है, लेटेक्स अर्थात कि ये लटलटेदार दूध की तरह होता है। उससे ये उसको सुखा करके और तब उसको डस्ट बना करके इससे निकाला जाता है। यह एक अवसादक है, डिप्रेसेडेंट है, शरीर के कार्य को धीमा कर देता है। व्यक्ति एक तरह से शिथिल हो जाता है, और व्यक्ति को यह लगता है कि उसका तनाव, जिसमें उसकी कह सकते हैं कि नस या तंतु ये टाइट जो हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। इसलिए इसको अवसादक के भी रूप में प्रयोग किया जाता है। ओपियाइड्स ऐसा ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका, या जठर आंत्र तंत्र पर मौजूदा ओपियाइड्स ग्रहण करने वाले जो अंग है उसके साथ ये बंध जाते हैं, और उसके बाद ये शरीर पर असर करता है। इसके बाद आते हैं कैनोबिनाइड्स रसायन। कैनोबिनाइड्स रसायन है, इसको कैनोबिनाइड ग्रहण करने वाली ग्रंथियां हैं, वो इसको रिसेप्ट करती हैं। प्राकृतिक कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होते हैं। इसके तहत आता है मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब आता है। इसको सांस से खींचा जाता है। जैसे कि बिहार में देखिएगा, गांजा पीता है, बम बम भोला करके पीता है, लेकिन सांस के द्वारा खींचता है। और गजेरी का एक बात ध्यान रखिएगा कि जब वो गांजा पीता है तो बड़ी स्फूर्तिवान और बड़ा तेजी से काम करने लगता है। यदि उसको और अगले दिन यदि गांजा ना मिलेगा तो उसके शरीर में लगेगा जैसे स्फूर्ति है ही नहीं। ये चूंकि उसको वो आच्छादित कर लेता है, शरीर को जकड़ लेता है, कभी भी इसके गिरफ्त में ना आवे। तो मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब। तो इसमें क्या है कि इसको यदि ग्रहण करते हैं, या तो इसको खाते हैं या श्वसन या मुंह के द्वारा लेते हैं, तो उस स्थिति में ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, हृदय पर इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव होता है। और ये दुर्गामी हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक शब्द आपने नाम सुना होगा, कोकीन आपने नाम सुना होगा, तो उसके बारे में आप जान ले कि कोकीन जो आपने सुना होगा, तो कोकीन ये एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। एरिथ्रोजाइलम कोका से, इसी कोका का नाम से ये कोकीन पड़ा है। ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा था, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पर, तंत्रिका प्रेषक इसको कहते हैं हिंदी में, उस पर इसका बड़ी जबरदस्त असर होता है। और ये डोपामिन पर बाधा डालता है, न्यूरोट्रांसमीटर पर बाधा डालता है, और जोरदार उद्दीपन का काम करता है, स्टिमुलेटिंग का काम करता है, जिसके कारण कृत्रिम सुखाभास, जिसको यूफोरिया कहते हैं, कि मंद मंद आनंद थोड़ी देर के लिए महसूस होती है, और यूफोरिया का आनंद और ऊर्जा में अचानक वृद्धि की महसूस होती है। लगता है कि शरीर में शक्ति बढ़ गया है, लेकिन वास्तविकता में यह लंबे समय तक टिकता नहीं है, और फिर व्यक्ति उसके प्रभाव में आने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। कुछ और भी आते हैं कि जैसे कोकीन की अधिक मात्रा से हेलुसिनेशन होती है, विभ्रम होती है,
भ्रम ये लगा रहता है जो मैं सुख में हूं, लेकिन वास्तविकता में वो सुख में नहीं रहता, वो एक उजरने के कागार पर ही पहुंचता है। एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, ये सब भी विभ्रम पैदा करता है। अब आते हैं कि बारबिट्यूरेटर, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन, एलएसडी। एलएसडी का रासायनिक नाम भी जान लीजिएगा, डाइइथाइल एमाइड्स। एलएसडी का रासायनिक नाम डाइइथाइल एमाइड्स। भूलना मत, पूछता है, बराबर पूछता है कि ये भी ड्रग्स अवसादक हैं, डिप्रेसेडेंट हैं। यदि डिप्रेशन में है तो उससे बाहर निकालने में थोड़ी मात्रा में यह काम देता है। ये अवसाद, अनिद्रा जैसे मानसिक बीमारी में रोगियों की सहायता के लिए डॉक्टर इसको देते हैं, और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये दी जाती है। मॉर्फिन प्रभावी सिडेटिव है। सिडेटिव में इसकी दर्द होता है तो वो पीड़ा हर का काम करता है। ये रोगियों को शल्य चिकित्सा में काम देता है। तो शल्य चिकित्सा में किसका उपयोग करते हैं? याद रखना, मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। सिडेटिव में किसका उपयोग करते हैं? मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। भूलना मत, नहीं तो मारूंगा, 10 गिनूंगा। अरे भूलना मत यार, सुनील जी खांटी बिहारी बोला, जहां बिल्कुल टेक ना भूलना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं तंबाकू में। तंबाकू लोग क्यों खाते हैं? तंबाकू में एल्केलाइड और निकोटीन शामिल होता है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि पर इसको स्टिमुलेट करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसमें एड्रिनल और नॉर एड्रिनल ये रक्त मोचित करता है, रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन बढ़ता है, और इसके कारण शरीर में सेंसेशन आती है। लगता है जैसे दिमाग में कुछ ताजगी आई, और ताजगी की वास्तविकता ये आती नहीं। और इसी के कारण तंबाकू के लोग गुलाम भी हो जाते हैं और गुलाम भी हो जाते हैं। तो ये धूम्रपान, जो जैसे गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति जो धूम्रपान सांस से करते हैं, उससे लंग्स का कैंसर होने का खतरा रहता है। और तंबाकू यदि होठ में चबाते हैं तो उस स्थिति में माउथ कैंसर होने का खतरा रहता है। यूरोप के लोग चूंकि सिगरेट पीने का काम ज्यादा करते हैं और वो शायद मरिजुआना भी लेते हैं, हशीश भी, इन सब तरह का चीज लेते हैं, तो उनको लंग्स कैंसर होने का ज्यादा संभावना रहता है। और इंडियन में चूंकि टोबैको, खास करके बिहारी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं, उनको माउथ कैंसर होने की, मुंह की कैंसर होने की संभावना ज्यादा होता है। अब आता है कि नशा क्यों करते हैं? वाई वी आर टेकिंग द ड्रग्स, वाई वी आर यूजिंग द एल्कोहल्स, वाई वी आर यूजिंग द वाइन्स, ड्रिंक। एक बात ध्यान रखिए कि नशा क्यों करते हैं। तो नशा का सबसे पहला कि क्यों उसके चंगुल में लोग फंस जाता है, जब ये बुरी चीज है, तो इसके बारे में जाने कि नशा को उसके चंगुल में फंसने का मूलतः मैं जो समझता हूं वो 3 कारण है। एक तो युवा अवस्था में खास करके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या कुछ बच्चे जो कि एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजरते हैं, कई तरह के परिवर्तन उसमें आता है, तो वो नए नए चीज को अनुभव करना चाहते हैं। आखिर इससे क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है, किस तरह की इसमें चेंजेज आते हैं, तो उसी परिवर्तन के दौर में वो शुरुआत करते हैं और चंद दिन वो एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं। धीरे 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 वो आदत बना लेता है, और आदत इस तरह का बन जाता है जो फिर वहां से उनको निकलने में कई परेशानी होती है। दूसरा, गलत संगति। गलत संगति में यदि हैं तो आपके मित्र यार ऐसे भी होंगे जो आपको गलत इन्फ्लुएंस में ला करके, आप पर दबाव डाल करके, कुछ तो ऐसे भी गांव में है जो लोग उसको शपथ दिलाता है, कुछ तो ये कहता है जो तुमको फलाने की कसम, ढिकाने की कसम, तुमको एक बार ये लेना ही पड़ेगा, मुंह में चिपकाओ, ड्रिंक करो, अल्कोहल लो, ये ऐसे और इसके कारण वो उसका शिकार हो जाते हैं। तीसरा एक कारण है कि कभी कभी उसमें थोड़े देर के लिए जो सुख अनुभव होता है, तो थोड़े देर के लिए जो सुख, यूफोरिया का अनुभव होता है, इसको प्राप्त बार बार करना चाहते हैं, तो इसके कारण भी वो उसमें चले आते हैं। चौथा, जब कोई व्यक्ति तकलीफ या गम में होता है, तो कुछ लोगों की ये भ्रम बन चुकी है, तकलीफ गम में है तो चलो अल्कोहल ले ले, ड्रिंक कर ले, या कुछ नशा कर ले, उससे रिलैक्सेशन का वो थोड़े देर के लिए महसूस करते हैं, लेकिन ये उनकी कब ये आदत में बदल जाती है ये उनको पता भी नहीं चलता है। अब आता है कि यदि कोई व्यक्ति नशा का शिकार हो गया, एक तो पहली बात, बिल्कुल नशा का शुरुआत ही न करे, एक्सपेरिमेंट ही न करे, प्रयोग ही न करे, ताकि शिकार होने की कोई संभावना ही नहीं रहे। लेकिन यदि कोई नशा का शिकार हो चुका है,
छू तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। उसके लिए मन के संकल्प को मजबूत करें, और यदि बहुत ज्यादा नशा के आदी हो चुके हैं तो उसको एक ही बार छोड़ने में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, हाथ पांव कांपने लगता है, शरीर की गतिविधियां अनियंत्रित हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में पुनः शुरू करने पर उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के डॉक्टर के संरक्षण में, और तब नशा मुक्ति के जो धीरे धीरे डोज कम करना होता है उसके आधार पर जाकर के वो नशा मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत व्यक्ति मुक्त हुए हैं और नशा मुक्ति केंद्र है भी, तो इससे आसानी से निकल सकते हैं और जीवन के रचनात्मक पक्ष में आप शामिल हो सकते हैं। तो यही है कि नशा के दुष्चक्र से बाहर निकलने की किस तरह का कैसा काम करे ताकि इसके चंगुल से निकल जाए। पहला तो उसके चंगुल में फंसे ही ना, दूसरा कि मन के मनोबल को मजबूत करे, एक बार ठान ले कि हाँ हाँ अब मुझे ये चीज छोड़ना है तो छोड़ना है, फिर दोबारा उसके पीछे नहीं जाने का। और तीसरा, यदि उसके चंगुल में बुरी तरह फंस चुके तो नशा मुक्ति केंद्र की ओर जाए। तो यही हुआ कि मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित, उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं सुनील जी खांटी बिहारी यहीं आप छात्रों से विदा ले रहा हूं, लेकिन पुनः आपसे आग्रह करता हूं, अरे यार कहीं पर भी पढ़ रहे हो, पटना से पढ़ रहे हो, आरा से पढ़ रहे हो, दरभंगा से पढ़ रहे हो, सीतामढ़ी से पढ़ रहे हो, कटिहार से पढ़ रहे हो, भागलपुर से पढ़ रहे हो, बांका से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो भैया, नालंदा से पढ़ रहे हो, बक्सर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, दानापुर से पढ़ रहे हो, दरभंगा से पढ़ रहे हो, मुजफ्फरपुर से पढ़ रहे हो, समस्तीपुर से पढ़ रहे हो, या गांव के गरीब कस्बे से पढ़ रहे हो, भैया सुनील जी खांटी बिहारी चैनल फ्री है, अरे सब्सक्राइब तो कर ले, अपने मित्रों को बता, उसे भी भला हो जाएगा। फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर भैया। और मेरी इच्छा है सुनील जी खांटी बिहारी का कि बिहार का हर छात्र 12th में 80% से ऊपर अंक लाए। इसी के लिए मैं आपको एक से एक वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा, और आप इसको एक बार नहीं बार बार सुने। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं सुनील जी खांटी बिहारी यहीं आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत। पुनः मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा।